वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ, दोस्तों आज बात कर लेते हैं ईरान की। अ, ईरान आजकल मिडल ईस्ट का एक सबसे डेंजरस प्रेशर कुकर है। हर तरफ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ईरान में कू प्लान हो रहा है या ये सिर्फ प्रोटेस्ट का एक और चैप्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रोटेस्ट रिफॉर्म लाएंगे या पूरा का पूरा सिस्टम तोड़ देंगे। दोस्तों, आज का वीडियो कोई प्रोपेगेंडा वीडियो नहीं है। ये एक कोल्ड ब्लडेड जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है ईरान को लेकर। अब ईरान में सडनली अगर आप देखें, बहुत ज्यादा चीजें हॉट हो गई हैं। प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा मास लेवल पे चल रहा है। लोग खुश नहीं हैं। बहुत ज्यादा ज्यादती की जा रही है आईआरजीसी के पुलिस के द्वारा। सो बहुत सारी चीजें चल रही है। आइए एक एक करके डिकोड करते हैं। पहले समझते हैं कि ये कू का जो आइडिया है, ये जिंदा क्यों है ईरान में। अ, दोस्तों, ईरान कोई नॉर्मल डिक्टेटरशिप नहीं है। ये एक हाइब्रिड मॉन्स्टर की तरह है। यहाँ पे सुप्रीम लीडर है, जो फाइनल बॉस होता है। करंट लीडर इज अली खमेनी। तो दोस्तों, ईरान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो बोलता है कि सुप्रीम लीडर सिर्फ एक स्पिरिचुअल हेड है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। रियलिटी में वो पूरा सिस्टम का रिमोट कंट्रोल है। फॉर्मर ईरानियन प्रेसिडेंट महमूद अहमदी निजाद ने एक बार कहा था कि मैं तो प्रेसिडेंट सिर्फ नाम के लिए हूँ, बट मेरे सारे की नेशनल डिसीजंस जो होते हैं वो कहीं और से रन होते हैं। इनके एक रिफॉर्मिस्ट रह चुके हैं, रिफॉर्मिस्ट एमपी अली मुताहारी। उन्होंने भी एक बार यही कहा था कि सुप्रीम लीडर का ऑफिस जब एग्जीक्यूटिव अफेयर्स पर इंटरफेयर करता है, तो जो इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सिर्फ सिंबॉलिक होते हैं। दैट मीन्स दे हैव नो कंट्रोल, नो से, नथिंग एट ऑल। इसका मतलब ये है, आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट इसराइल के, सॉरी, ईरान के, जुडिशरी का हेड, स्टेट मीडिया चीफ एंड आईआरजीसी लीडरशिप। आईआरजीसी इज ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इसका भी जो लीडरशिप है उसकी भी जो हायरिंग है, जो टॉप लीडरशिप पे कौन बैठेगा, डिसीजन मेकर्स कौन होंगे, ये सब कुछ सुप्रीम लीडर से ही डिसाइड होता है। उनके ही अप्रूवल से सब कुछ चलता है। इसीलिए दोस्तों, एनालिस्ट्स को मैंने कहते हुए देखा है कि ईरान एक रिपब्लिक नहीं, एक थियोक्रेटिक कमांड सेंटर है, जहां पे प्रेसिडेंट एक पपेट होता है। थोड़े बहुत पावर्स होते हैं उसके पास। पब्लिक इलेक्शंस होती हैं, कैंपेन्स होते हैं, डिबेट्स होते हैं। पर जब भी पावर की बात आती है तो प्रेसिडेंट का स्टेटस होता है, यू कैन से, अ सीईओ विदाउट एनी अथॉरिटी। हसन रूहानी जो इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने एक बार यूएस सैंक्शंस के बाद ओपनली कहा था कि ही डजंट कंट्रोल एनी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस और इकोनॉमिक एम्पायर्स ऑपरेटिंग अंडर हिम। ही हैज नो कंट्रोल। इट इज ऑल डायरेक्टली विद द सुप्रीम लीडर। इनके जो करंट टेक्नोक्रेट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि वी गवर्न ओनली इन एरियाज दैट डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द will of the unelected institutions. Now, which are these unelected institutions? ये है सुप्रीम लीडर का ऑफिस। सो प्रेसिडेंट यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक बात दोस्तों, प्रेसिडेंट यहाँ पर रोड बना सकता है, हॉस्पिटल का बजट सेट कर सकता है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसराइल अमेरिका, ये सारे रेड लाइंस हैं। इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है सुप्रीम लीडरशिप का। इसीलिए लोग कहते हैं कि ईरान का प्रेसिडेंट डिसीजन मेकर नहीं है, डैमेज कंट्रोलर है। आईआरजीसी इसमें एक असल मसल पावर है। एंड क्लेरिक्स जो हैं यहाँ पे आइडियोलॉजिकल पुलिस है। अ, अब एक इंटरेस्टिंग मैं आपको व्याख्या बताता हूँ क्लेरिक्स के बारे में, स्पेशली इन दीज रीजन्स ऑफ मिडल ईस्ट। ये मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज होती हैं, यहाँ पर क्लेरिक्स का जैसा रोल होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। आई एम श्योर आपने भी काफी ट्रैवल किया होगा इन सारे मिडल ईस्ट कंट्रीज में। सो यहाँ पे एक पेक्यूलियर बात ये है इन सारे क्लेरिक्स के बारे में कि दे एक्ट एज एन आइडियोलॉजिकल एंड मॉरल पुलिस। ये लोग रास्ते में चलते फिरते किसी को भी पकड़ लेते हैं एंड इनको अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। मैंने खुद ये फेस किया था 2015 में व्हेन आई वाज इन सऊदी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रमादान।
अभी being a Hindu, I was carrying my water bottle and I was very thirsty. काफी गर्मी था। तो मैं बाहर चल रहा था रास्ते पर, एंड सडनली मुझे थोड़ी प्यास लगी तो मैंने बॉटल निकाल कर पानी पी लिया। तो आउट ऑफ नो वेयर द मॉरल पुलिस केम, एंड इन सऊदी, आई एम टेलिंग अबाउट सऊदी, एंड दे कन्फ्रंटेड मी। उन्होंने मुझे पूछा कि तुम पानी क्यों पी रहे हो। मैंने कहा मुझे प्यास लगी है। He said you cannot drink water during Ramadan, at least not in public, not in open. So I said I'm a practicing Hindu, and I have all the rights. So I was clearly confronted. You have no rights. इससे ज्यादा अगर बहस करोगे तो it will be reported to your organization through which you are reported in Saudi. So मैंने ठीक है, मैंने उस टाइम पे कहा कि मुझे ऐसा कुछ बात को बढ़ाना नहीं है, तो मैं निकल गया वहां से। But then this is what the clerics do. That was a very soft kind of an encounter that I had, but I'm sure बाकी सारे केसेस में या इंटरनली इनका काफी हार्ड एक स्टैंस होता है। पार्लियामेंट यहाँ पर एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है। आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ, नाउ वी आर बैक टू ईरान। पार्लियामेंट यहाँ पर एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है, जिसे ये लोग मजलिस कहते हैं। वो इलेक्टेड तो होता है, पर इलेक्शन से पहले ही यहाँ पर गेम ओवर हो जाता है। गार्डियन काउंसिल हर कैंडिडेट को स्क्रीन करता है। एक बार इनके फॉर्मर एमपी महमूद सदीगी ने एक बार कहा भी था कि वी वर ओनली अलाउड टू स्पीक विद इन बाउंड्रीज विच आर ऑलरेडी ड्रॉन फॉर अस एंड नॉट गो एनीथिंग आउटसाइड इट। तो ये सारी चीजें इनके ईरान में कॉमन है। सुप्रीम लीडर ही बॉस है, इसीलिए मैंने आपको पहले कहा, अ, जो सिस्टम को चैलेंज करता है यहाँ पर उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाता है। उसको कोड़े भी पड़ते हैं, और जो लॉयल होता है वही बैलेट पेपर पे दिखता है, एंड उसी के वारे न्यारे होते हैं, वही जीत के भी आता है। सिंबॉलिक जीत होती है, बट देन दैट इज हाउ इट इज। इसका मतलब सिंपल है दोस्तों, वोटिंग तो होता है ईरान में, बट चॉइस नहीं होती है। पावर का सबसे बड़ा सोर्स यहाँ पर है आईआरजीसी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। दोस्तों ये सिर्फ आर्मी नहीं है। इफ यू लुक एट आईआरजीसी's प्रोफाइल, दे कंट्रोल, सॉरी, दे ओन ऑयल कंपनीज। ये लोग कंस्ट्रक्शन फर्म्स चलाते हैं, पोर्ट्स कंट्रोल करते हैं, स्मगलिंग नेटवर्क्स मैनेज करते हैं, पॉलिटिशियंस को इंस्टॉल करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीजें आईआरजीसी कंट्रोल करती है। नाउ हाउ डू दे डू इट? इट टेक एन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान और ईरान का ऑलमोस्ट सेम केस है। आर्मी, वहां पे पाक आर्मी करती है, यहाँ पे आईआरजीसी विच कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ इट्स आर्मी पीपल। इट्स अ सूडो आर्मी ईरान में। सो ये सब कुछ कंट्रोल करती है। अगेन, अनलिमिटेड पावर, दे रिपोर्ट डायरेक्ट इनटू सऊदी, ईरान सुप्रीम लीडर। तो इनके पास अनलिमिटेड पावर्स होते हैं, एंड ये लोग उसी का फायदा उठाते हैं। सो सो दैट्स हाउ थिंग्स रन इन ईरान। ये लोग स्मगलिंग का नेटवर्क, मैंने आपको जैसे पहले कहा, ये लोग कंट्रोल करते हैं। सो दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल काइंड ऑफ ब्राट्स, these IRGC guys। तो आप सोचिए दोस्तों, ऐसी सिस्टम में, नाउ लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, क्या ईरान में कू हो रहा है? आप सोचिए, ऐसे सिस्टम में कू पॉसिबल भी लगता है क्या आपको? अब जो बातें चल रही है, मैं वो आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ और एक संक्षेप में आपके सामने रखता हूँ। अगर कू की बातें हो भी रही है तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि इनका जो सुप्रीम लीडर है अली खमेनी, इसका एज, और एज काफी ज्यादा है, इज 90 प्लस ऑलमोस्ट, या 90 के आसपास है। आई एम नॉट श्योर विद द एग्जैक्ट एज, आई एम नॉट चेक दैट, बट समवेयर इज अराउंड 90। इनका सक्सेशन क्राइसिस भी है। कोई क्लियर सक्सेसर यहाँ पर दिखता, आता नहीं दिख रहा है। ऑल्दो मुश्तबा खमीनी जो इनका दूसरा बेटा है, सो ही हैज 6 किड्स। सॉरी, आई एम नॉट वेल टुडे। सो ही हैज 6 किड्स, चार चार लड़के हैं इनको और 2 लड़कियां हैं। उसमें से जो इनका सेकंड बेटा है, मुश्तबा खमेनी, नॉट खोमेनी, खमेनी, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल चिल्ड्रन। वो एक मिड रैंकिंग क्लरिक है। उनका आईआरजीसी के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज है। बसीज मिलिशिया कंट्रोल करते हैं। व्हाट इज नाउ बसीज मिलिशिया? बसीज मिलिशिया अगेन
It's an organization which was created by Ayatollah Khomeini in 1979. It operates under IRGC. IRGC के अंडर आता है और ईरान का मॉरल पुलिसिंग है ये, मॉरल पुलिसिंग का ग्रुप है ये, बसीज मिलिशिया, लिटरली इट्स अ मिलिशिया। मॉरल पुलिस प्रोटेस्ट को क्रश करने वाली फोर्स है और सर्विलेंस का पूरा नेटवर्क चलाती है ईरान में, और इन्हीं को पोटेंशियल सक्सेसर माना जा रहा है। मतलब ओपन नहीं है, बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग्स इन ईरान आर नॉट ओपन, बट या ही सेट टू बी अ पोटेंशियल सक्सेसर। पर यहाँ पर एक और चीज है दोस्तों दोस्तों, हर फैक्शन का अपना गुट, हर फैक्शन में से लोग अपने बंदों को घुसाना चाहते हैं, यहाँ पर सेट करना चाहते हैं। आईआरजीसी का एक जनरल्स का भी एक ब्लॉक है, उनको चाहिए एक सुप्रीम लीडर जो उनके बिजनेस एम्पायर्स को प्रोटेक्ट करे। आईआरजीसी का ये मानना है कि हमारा जो सुप्रीम लीडर होगा अली खमेनी के बाद, वो उनका बिजनेस एम्पायर्स प्रोटेक्ट करे, और ईरान और अ, अमेरिका के साथ जो इनका कन्फ्रंटेशन होता रहा है उसको मेंटेन करके रखे। नाउ व्हाई मेंटेन इज बिकॉज, नॉट एंड इट बट मेंटेनिंग इट, इट इज बिकॉज एक टसल जब रहेगा तभी पैसा भी बनते रहता है अलग अलग तरीके से। डायरेक्ट तरीके से तो पैसा आ नहीं रहा है ईरान के पास, ईरान के ऊपर तो 1979 से ही सैंक्शंस है, वी ऑल नो। सो ईरान उल्टे सीधे काम करके, डरा धमका कर, डार्क फ्लीट चलाकर, ऑयल का जो चाइना का जो 90% ऑयल कंजम्पशन है वो ईरान से है, विल कम टू दैट पॉइंट लेटर ऑन। बट मेंटेनिंग ऑल दीज रूट्स एंड स्टिल अर्निंग मनी, ये सारा का सारा कंट्रोल आईआरजीसी चाहता है कि उनका सुप्रीम लीडर इसको मेंटेन कर रखे, मिलिट्री डोमिनेंस रखे सिविलियन पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि सिविलियन पॉलिटिक्स अगर हावी हो गई ओवर मिलिट्री डोमिनेंस, देन इट्स द एंड गेम फॉर देम, राइट। यहाँ पर एक और ब्लॉक है, क्लेरिकल एस्टेब्लिशमेंट ब्लॉक। देन देर इज अ खमेनी फैमिली या इनर सर्कल का ब्लॉक, विच आई सेड स्पेशली अराउंड मुश्तबा खमीनी। अब मुश्तबा खमीनी का जो ग्रुप है उनको चाहिए कंटिन्यूटी ऑफ द पावर इनसाइड फैमिलीज ट्रस्टेड नेटवर्क। इनका जो फैमिली का जो ग्रुप है पावर उसी में रहे, ऑब्वियसली दे वांट कंसोलिडेशन, वो अपने बाहर जाने देना नहीं चाहेंगे। कंट्रोल ओवर बसीज एंड आईआरजीसी के जो लॉयल्टी चेन्स हैं, जो इनको लॉयल हैं, उसके ऊपर भी ये लोग कंट्रोल रखना चाहते हैं। सॉरी, एक डिफेक्टो डायनास्टिक सक्सेशन चलता रहे, यही ये जो मुश्तबा खमेनी का जो ग्रुप है ये चाहता है। देन अगेन देयर इज अ फोर्थ ग्रुप इन ईरान, आफ्टर ऑल दीज पीपल आईआरजीसी एंड मुश्तबा खमेनी, इट इज कॉल्ड अ टेक्नोक्रेटिक एंड अ प्रैग्मेटिस्ट ग्रुप। ये फॉर्मर इनका जो रूहानी टाइप ऑफिशियल है उनका ग्रुप है। हालांकि इनको बहुत दबा के रखते हैं, इनको इनकी आवाज कहीं आने नहीं आती नहीं है ज्यादा, बट इनका भी एक है थोड़ा बहुत, इनका पावर सर्कल चलते रहता है। ये चाहते हैं एक पार्शियल ओपनिंग मिले वेस्ट के लिए, क्योंकि 1979 से, जैसा मैंने पहले कहा आपको, इनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। दे वांट एटलीस्ट सम ओपनिंग सो दैट दे आर एबल टू ट्रेड विद वेस्ट। सैंक्शंस में थोड़ा रिलीफ मिले, इकोनॉमिक सर्वाइवल वो आइडियोलॉजी के ऊपर, विच इज आई डोंट नो हाउ इज इट पॉसिबल इन ईरान। वो होगा भी नहीं, होगा या नहीं वो भी मुझे नहीं पता, बट देन दे वांट लिटिल बिट ऑफ इकोनॉमिक सर्वाइवल। थोड़े से समझदार लोग हैं ये लोग, जिहादी और रेडिकल मुल्लाज नहीं है ये लोग, रूहानी टाइप लोग। सो या सक्सेशन, देखिए सक्सेशन के टाइम पे ईरान का सिस्टम सबसे वल्नरेबल होने वाला है दोस्तों। ये जब सक्सेशन का टाइम आएगा अली खमेनी के बाद, दैट विल बी अ ब्लडीएस्ट टाइम इन ईरान, और ज्यादा खून खराबा होगा। uh, उसके बाद दोस्तों एक और चीज है कि ईरान की जो इकोनॉमी है वो एक न्यूक्लियर वेस्ट डंप की तरह है। अभी यहाँ पे इनका करेंसी का कोलैप्स हो चुका है। 2021 के कंपैरिजन में अगर आप 2025 के, जब 25 का इनका कंपैरिजन देखें तो 8,17,500 रियाल पर यूएसडी इनका एक यूएसडी का, इनका जो इनकी खुद की करेंसी जो है इतनी नीचे गिर चुकी है। इट वॉज 2,73,000
273,000 इन 2021, वहां से ये 8 लाख पर पहुंच चुके हैं। इमेजिन, इन्फ्लेशन इनका 48% है। एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेटेड कंट्री, मतलब खाने के वांदे हैं लोगों के। मिडिल क्लास पूरा वाइप आउट हो चुका है इनका, कोई मिडिल क्लास है ही नहीं। या तो ये अमीर आईआरजीसी वाले टाइप लोग हैं, सुप्रीम लीडर एंड मुस्तफा खमीनी जैसे टाइप लोग हैं और इनकी सर्कल है, एंड देन द रेस्ट ऑफ द पीपल आर कंप्लीटली, मिडिल क्लास इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। बाकी बचे सब गरीब लोग हैं। अब यहाँ पर एक चीज ऐसा है दोस्तों, आर्मी जब यहाँ पर देखती है कि पब्लिक उनसे नफरत करने लगी है, तो कू का जो बीज है वो बोया जाता है। यहाँ पर फिलहाल तो यही चल रहा है। अभी यहाँ पर एक एक और एलिट वर्सेस क्लेरिक्स का एक साइलेंट वॉर चल रहा है ईरान में। एक और फाइट अगर मैं कहना चाहूँ, तो एलिट वर्सेस क्लेरिक्स का एक चल रहा है। आईआरजीसी को यहाँ पर ये लगता है कि जान तो हम दे रहे हैं, सैंक्शंस हम झेल रहे हैं, और ये मुल्ला सिस्टम्स चोक कर रहे हैं। सो दैट इज वेयर द एलिट्स इज आईआरजीसी एंड क्लेरिक्स इज द मुल्लास। उनको लग रहा है कि ये मुल्ला पूरे सिस्टम को चोक कर रहे हैं। अभी फिलहाल ओपन कू नहीं है, इफ यू आस्क मी, बट देन एक कोल्ड सिविल वॉर टाइप इनसाइड रेजिम चल रही है यहाँ पर। अब उसमें आप कह सकते हैं कि अमेरिका का हाथ है, इसराइल का हाथ है, पर मेरा थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। मैं आपको बताऊंगा क्यों यूएस और इसराइल अभी वो नहीं करना चाहेंगे। स्पेशली ईरान ने जब इसराइल ने जब सोमालीलैंड को डिक्लेयर किया है एज अ सेपरेट नेशन, देयर इज अ नाइस geopolitical tangle to it, and they will not want Iran to get disturbed. At least Israel. अमेरिका में अब सेपरेट प्लान्स, एंड अमेरिका के लॉन्ग टर्म प्लान में भी है कि वो ईरान को बर्बाद करें, बट आई डोंट नो वेदर दैट विल कम सो सूनर और नॉट, क्योंकि अभी भी थोड़ा टाइम है। आईआरजीसी अभी भी यूनाइटेड है दोस्तों। आईआरजीसी को तोड़ना पड़ेगा अगर इसराइल और यूरोप और अमेरिका इनको अगर रियली ईरान में कुछ करना है, तो दे नीड टू ब्रेक आईआरजीसी, विच इज नॉट द केस नाउ। सुप्रीम लीडर का भी काफी कंट्रोल है, इंटैक्ट है, और कोई कारिस्मेटिक रेबल जनरल यहाँ पर निकला नहीं है जो कि ये कहे कि अली खमेनी यू गेट 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 आउट एंड आई विल कम इन। ऐसा ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल। खमेनी के फैमिली में ही पूरा पावर कंसोलिडेटेड है, जैसे मैंने पहले कहा आपको। तो ईरान में तो कू तब होगा ना जब आर्मी के अंदर और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट हो जाए, इकोनॉमिक मेल्टडाउन मिलिट्री पेरोल तक आ जाए, विच इज नॉट द केस नाउ। मिलिट्री ठीक ठाक चल रही है इनकी। फॉरेन वॉर या कोई एक मैसिव ब्लडशेड हो जाए जो लेजिटिमेसी को तोड़ दे इनके। अब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रहे हैं, और ये लोग सब अलाइन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी coup होने वाला है। बट या थिंग्स आर गेटिंग हॉटर। अभी करंट प्रोटेस्ट में क्या चल रहा है वो एक बार थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे इनका सिस्टम ब्रेकर होगा या सिस्टम रिफॉर्मर होगा, पता नहीं। मतलब इट्स नॉट क्लियर येट, बट या करंट प्रोटेस्ट आर इंटरेस्टिंग। ये जो इनके करंट प्रोटेस्ट हैं, ये कोई पेट्रोल या इन्फ्लेशन पे रुक नहीं रहे। ये लोग चाहते हैं, इनका इनका तो स्लोगन्स भी आ चुका है, डेथ टू डिक्टेटर एंड क्लेरिक्स गो होम। बीच में एक और प्लकार्ड इन्होंने रेस किया था जब इसराइल ने इन पर बॉम्बिंग की थी, बॉम्ब दी डिक्टेटर्स, स्पेयर अस। मतलब इनके लोग खुद बोल रहे हैं कि भैया हमें छोड़ दो, और तुमको जिन्होंने बम किया है तुम उनको बम मारो। सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो ईरान की पब्लिक ही इनके सुप्रीम लीडर के साथ नहीं है, आईआरजीसी के साथ नहीं है। सो दैट वे दिस इज अ नाइस लिटिल सिनारियो इनसाइड ईरान। अब इसमें दो पॉसिबल फ्यूचर बन सकते हैं। एक स्लो पॉइजन का, जहां पे मुझे लगता है 50% प्रोबेबिलिटी है, जो कि चाइनीज स्टाइल होगा। रिजिम यहाँ पर रहेगा, चेहरे बदलेंगे जैसे सीसीपी का होता है चाइना में। थोड़ी बहुत फ्रीडम मिलती है, इकोनॉमी ग्रेजुअली ओपन होती है, आईआरजीसी शैडो रूलर बन जाता है, और ईरान सिर्फ एक इस्लामिक रिपब्लिक नाम से रह जाता है, पर एक मिलिट्री कैपिटलिस्ट स्टेट बन जाता है, जिसका मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के ये होगा। उसके बाद एक और प्रोबेबिलिटी ये है, जो विच यू मे कॉल इट सिनेरियो बी, विच इज अ सिस्टमिक कोलैप्स। ये अरब स्प्रिंग और यूएसएसआर का कॉम्बो जैसा होगा।
जहाँ पे खमेनी की फॉर एन एग्जांपल डेथ हो जाती है, मैसिव मैसेकर अराउंड द कंट्री इन ईरान, ऑयल रेवेन्यू पूरा का पूरा क्रैश हो जाता है, आईआरजीसी में फैक्शनल फाइट हो जाती है, प्रोविंसेस इनके रेबल कर जाते हैं, दे हैव डिफरेंट प्रोविंसेस राइट, दे रेबल। कुर्द और बलोचों का रीजन जो है ईरान में ब्रेक हो जाता है नाउ। कुर्द, कुर्दिश पीपल एंड बलोच पीपल have their own regions in Iran. Let me show you to you on map. Allow me just one moment. See, look at this map and आपको यहाँ दिखेगा, so this is Pakistan, the southern region being Balochistan, but बलोच का एक सिस्तान बलूचिस्तान का जो रीजन है, ये मैंने एक इंडिकेटिव मैप बताया, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट वन, सो प्लीज पार्डन मी इफ यू फाइंड दिस लिटिल रॉन्ग। ये एक एग्जैक्ट मैप नहीं है, बट देन इफ यू सी दिस इज सिस्तान बलूचिस्तान, यहाँ पर चाबार आता है, चाबार पोर्ट इज पार्ट ऑफ दिस सिस्तान बलूचिस्तान रीजन, एंड यहाँ पर काफी बलोच लोग रहते हैं। सो बलोच सिर्फ पाकिस्तान में है ऐसा नहीं है, बलोच यहाँ पर भी है ईरान में। लुक एट दिस कुर्दिश रीजन। अब कुर्द, आप अगर मेरी प्रीवियस एक वीडियो देखें, यू मस्ट सर्च इन द टाइमलाइन यूट्यूब, वहां पर मैंने कुर्दों पे काफी बात की है, स्पेशली ऑन द सीरिया, द वीडियोज ऑन सीरिया, यूएस एंड जॉर्डन बॉम्बिंग ऑन सीरिया, उसमें कुर्दों पे मैंने काफी बात की है। सो कुर्द आर दोज पीपल हु आर काइंड ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल एंड दे डोंट हैव देयर ओन कंट्री। वो चार कंट्रीज में बटके रह गए हैं एंड हर जगह वो लोग माइनॉरिटी है। टेक द केस ऑफ टर्की, टेक द केस ऑफ सीरिया, इराक एंड एज वेल एज ईरान। सो इफ यू लुक एट दिस रीजन, दिस इज कुर्दिस्तान प्रोविंस। यहाँ पर कुर्द का काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट, नीचे किरमानशाह है। सो यहाँ पर है काफी, आप देखें उनका कुर्दों का जो प्रेजेंस है वो इराक में भी है, टर्की में भी है एंड सीरिया में भी है, तो सो दे आर प्रेटी स्ट्रांग देयर। नाउ दिस रीजन अगेन, दीज पीपल अगेन, ये ब्रेक हो सकते हैं राइट। सो इफ दीज ग्रुप्स ब्रेक, देन रियली वो तो ईरान में लिटरली उतने रीजन्स में आग लगा डालेंगे। द साउथ ईस्ट रीजन ऑफ ईरान विच इज बलोचिस्तान, सिस्तान बलूचिस्तान, एंड द नॉर्थ वेस्ट रीजन विच इज द कंट्रोल्ड बाय कुर्द, या जहां पर कुर्द के ज्यादा लोग हैं, बहुत ही ज्यादा ब्लडीएस्ट ऑप्शन होगा। एक तीसरा सिनारियो देखते हैं जो मुझे लगता है ये भी 25-30% पॉसिबिलिटी, मोस्ट लाइकली अ शॉर्ट टर्म वन, जहां पे प्रोटेस्ट आते जाते रहेंगे, रिजीम क्रैकडाउन्स करेगा, इंटरनेट बंद होगा, लीडर्स जेल जाएंगे, पब्लिक टायर्ड होगी, लेकिन यू नो दे विल कीप प्रोटेस्टिंग। ये एक ऐसा प्रेशर कुकर सिचुएशन होगा ईरान के लिए जो कि सिजल करता रहेगा। सो वी हैव स्पोकन अबाउट थ्री सिनेरियोज। नाउ लेट्स सी इसमें जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा। अगर ईरान कोलैप्स कर जाता है, इसराइल हाई अलर्ट पे आ जाएगा, क्योंकि जब ये कोलैप्स होगा, दे मे गिव अ फ्री हैंड टू ऑल दी हा हा एंड ही, हा हो एंड ही। सांता क्लॉज ने दिसंबर 25 को हो करके सांता क्लॉज आए थे। यहाँ हा हा ही इज बेसिकली हमास, हिजबुल्ला एंड हुती। सॉरी फॉर अ वेरी बैड एग्जांपल। बट ये मेरे दिमाग में अचानक आ गया। Hamas, Houthi, and Hezbollah. So they may let free these terror groups, which is going to keep Israel on real edge. रशिया में एक स्ट्रेटेजिक केओस आ जाएगा। Now why रशिया? Because रशिया ईरान को रूस एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर दिखता है, और अपना पार्टनरशिप मेंटेन रखने के लिए पूरी दुनिया में ईरान का इस्तेमाल करता है, जैसे नॉर्थ कोरिया का इस्तेमाल होता है टू कंट्रोल द ईस्ट, ईस्टर्न फ्लैंक, या उस साइड का रीजन। यहाँ पर ईरान कंट्रोल में रखता है, यूएस को थोड़ा एज पे रखता है, नॉट कंट्रोल, एज टू यूएस एंड इसराइल।
अगर आप हिस्ट्री देखें 2022 के रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्टिंग में इजराइल ईरान हैड सपोर्टेड रशिया थ्रू लॉट ऑफ ड्रोन्स। सो वो एक रहा है। सो रशिया उसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देता है। चाइना विल बी कंप्लीटली इन एनर्जी सिक्योरिटी पैनिक मोड, क्योंकि चीन का आप जानते हो 90% तेल जो है वो ईरान से आता है थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आग लग जाएगी ईरान में अगर कुछ भी हो गया तो। एंड जो दमाम एंड अल जुबैल जो सऊदी के जो पोर्ट्स हैं उन पे भी तबाही मच जाएगी, उनका भी सप्लाई रोक देगा ईरान। पॉसिबिलिटी है, आई एम नॉट सेइंग दे विल और दे विल बी एबल टू, बट दैट्स अ पॉसिबिलिटी। गल्फ ऑयल को फिर आप चीन के प्रेशर के बाद ऑयल को आप $150 के पार जाते देखेंगे, क्योंकि ऑयल के प्राइस में पूरी आग लग जाएगी। एवरीबडी विल बी on the verge of buying more and more oil. They would like to keep a very high stock of oil. So जैसे ही आपका ऑयल का डिमांड बढ़ेगा प्राइस भी बढ़ेगा। सो जितना बचा कुचा सप्लाई होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ईरान बंद कर देता है देन इट्स अ वेरी डेंजरस political situation. Let me show you where Strait of Hormuz is. Allow me one moment. So this is Strait of Hormuz. यहाँ पे यूएई का जबल अली पोर्ट है, विच इज अ ट्रांसशिपमेंट हब। रसल खैमा एंड या देन यहाँ पर है दमाम एंड अल जुबैल, जैसा मैंने कहा, ऑफ सऊदी। यहाँ से पूरा ऑयल फ्लो होकर यहाँ से गल्फ ऑफ ओमान में एंटर करके देन इट कम्स टू गुजरात एंड मुंबई जेएनपीटी। इट आल्सो मूव्स टू चाइना। अब यहीं से बंदर अब्बास से चाइना से, दिस इज बंदर अब्बास इन ईरान। यहाँ पर बंदर अब्बास से चाइना अपना तेल लेता है। अगर यहाँ पर आग लग गई, वेदर दिस विल बी कंट्रोलेबल बाय ईरान और नॉट, वो नहीं पता, पर यहाँ पर अगर आग लग गई तो चीन को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, उनकी इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी। एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम, एज आई सेड अबाउट चाइना इज। एंड ऑयल ऑब्वियसली विल रीच 150, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पर गल्फ मोनार्कीज जो है, सऊदी, यूएई, बहरीन, कुवैत, ये लोग सब शॉपिंग स्प्री पे निकल जाएंगे, क्योंकि इनको फिर अपना रीजन कंट्रोल करना होगा और उसके लिए ये लोग वेपन्स वेपन्स फिर दे विल बी कंप्लीटली ऑन अ शॉपिंग स्प्री। इंडिया के लिए देर विल बी क्रूड बिल एक्सप्लोड, रुपी प्रेशर में आएगा, चाबार कंप्लीटली अनसर्टन हो जाएगा। वेस्ट एशिया के रेमिटेंसेस रिस्क पे चले जाएंगे, बिकॉज मे बी दे विल क्लोज देयर सिस्टम फॉर सम टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। क्रूड बिल जैसा मैंने आपको कहा $150 के ऊपर अगर गया, इंडिया स्टिल हेवीली डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल। और उस सिचुएशन में वेदर रशिया विल सप्लाई एज अ ऑयल एट डिस्काउंटेड प्राइस, वी डोंट नो, वो शायद ना हो। रशिया विल ट्राई टू मेक मनी, बिकॉज उसको पता चल जाएगा कि इंडिया के पास बाकी और कोई सोर्सेज है नहीं तेल लेने के लिए। सो दैट विल बी अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। सो जस्ट टू कंक्लूड दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा क्लियरली मैं बोल देता हूँ कि अभी ईरान में मुझे नहीं दिखता कि कोई कू होगा उतना सीरियसली, बट ये सिस्टम चलता रहेगा थोड़ा। इट विल बी लाइक अ स्लो कुकिंग बिरयानी टाइप, जहाँ पे सिम पे रख के आप थोड़ा उसको कुक करोगे, दैट विल हैपन। ईरान कोई ऐसा मुझे स्विच पे दिखता नहीं है, जैसे मैंने कहा। सो ठीक है, वो होता रहेगा एंड थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज को। लेट्स कीप एन आई ऑन दिस। We will keep an eye, and I'll try to bring again if there is any update on this. Uh, I hope you like our content today. Keep supporting us. लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इफ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज लेट मी नो, एंड I'm really I'll be really glad to hear from you. लेट्स स्टे कनेक्टेड दोस्तों, कीप सपोर्टिंग अस। जय हिंद, भारत माता की जय।